नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 91 के साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तालिबान के साथ मंगलवार को हुई आधिकारिक बातचीत के बाद भी भारत अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता देने के मामले को लेकर बेहद सतर्क। तालिबान के साथ मंगलवार को हुई पहली आधिकारिक बातचीत के बाद भी भारत अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता देने को लेकर सतर्क है। मुजफ्फर में मुरना क्षेत्र के गांव अजड़वड़ कटिया में जय किसान आंदोलन की किसान पंचायत में मुख्य अतिथि योगेंद्र यादव ने कहा कि यह समय नस्ल और फसल बचाने का है। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन से घाटी से अलगाववादी मुहिम को लगाने और तगड़ा झटका। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी को बुधवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 91 के साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर गिलानी के निधन की जानकारी दी। उधर कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि गिलानी के निधन की खबर मिलने पर कश्मीर में कुछ पाबंदियां लगाई गई है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मुफ्ती ने कहा, गिलानी साहब के इंतकाल की खबर से दुखी हूँ। हमारे बीच ज्यादा मुद्दों पर एक राय नहीं थी, लेकिन उनकी त्वरित सोच और अपने भरोसे पर टिके रहने को लेकर उनका सम्मान करती हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। सीनियर हुर्रियत नेता ने उदयपुर में स्थित अपने घर पर बुधवार को 10:35 बजे अंतिम सांस ली। गिलानी का परिवार उन्हें हैदराबाद में ही सुपर्द खाक करना चाहता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सोपारे में भी दफनाया जा सकता है। गिलानी के परिवार में 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। गिलानी कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी नेता थे। 29 सितंबर 1929 को सोपार में जन्मे गिलानी को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का उदारवादी चेहरा माना जाता था। गिलानी ने कॉलेज की पढ़ाई लाहौर से की। उस समय लाहौर भारत का हिस्सा था। वे कश्मीर की सोपार विधानसभा सीट से 3 बार विधायक भी रहे। गिलानी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे और उसे अलग करने की मांग करते थे। 1990 के दशक में आतंकी हिंसा और अलगाववाद की सियासत करने वालों धड़ों को मिलाकर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इनमें से चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफन करने वाले तमाम गुट शामिल हो गए। तालिबान के साथ मंगलवार को हुई पहली आधिकारिक बातचीत के बाद भी भारत अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता देने के मामले को लेकर बेहद सतर्क है। भारत बेहद सोच समझकर और जल्द गठित होने वाली नई तालिबान सरकार की नीतियों को भांपकर इस मामले में अपने पत्ते खोलेगा। फिलहाल उसने अमेरिका की तरह दोहा से भी अफगान मामले को देखने की रणनीति बनाई। सरकारी सूत्रों ने माना तालिबान के साथ आधिकारिक बातचीत में रूस की भूमिका थी। हालांकि उक्त सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदली परिस्थितियों के बीच भारत सीधे तालिबान नेतृत्व के तो नहीं, मगर उससे जुड़े कई गुटों से संपर्क में था। तालिबान को मान्यता देने से पहले भारत नई सरकार की भावी नीतियों और अपने हितों से जुड़े मुद्दों पर उसके रुख का भांपना चाहते थे। तालिबान के आने के बाद भारत ने भले ही अपना दूतावास बंद कर दिया, मगर अभी तक अफगानिस्तान में राजनीतिक संबंध नहीं तोड़े। दरअसल बीते 2 दशक में विकास और जनहित के कामों के कारण भारत ने अफगानिस्तान में अपनी अच्छी छवि बनाई। वहां भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया। अफगानिस्तान में तालिबान दूसरी बार उदय के दौरान स्थितियां बदली है। पहले तालिबान के खिलाफ करीब पूरी दुनिया एकजुट थी। साल 2001 तक के शासन के दौरान उसे बस पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ही मान्यता मिली थी। चीन अब पृथ्वी की कक्षा में कई किलोमीटर का विशालकाय ढांचा बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे सोलर पावर प्लांट, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, गैस स्टेशन से लेकर एस्टेरोइड खनन की भी सुविधा होगी। चीन के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान फाउंडेशन ने 5 साल की योजना की घोषणा करते हुए शोधकर्ताओं को तकनीक विकसित करने का निर्देश किया। इसके निर्माण में हल्के वजन वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्हें मौजूदा रॉकेट की कक्षा में पहुंचाया जा सके। यह ऐसी पहली परियोजना है जिसमें 1 लाख मील चौड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन होगा जो 2035 तक चीनी ग्रिड को बिजली देगा। दूसरे प्रोजेक्ट में ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म कई मील के होंगे। इनके सामने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बोना दिखाई देगा जो सिर्फ 350 फीट तक चौड़ा है। इस ढांचे को लेकर फाउंडेशन में कोई खास जानकारी नहीं दी। नई जानकारी सिर्फ सौदों के लिए दिए गए निर्देशों को लेकर है। चीन अपने स्पेस स्टेशन के जरिए अमेरिका के नासा को चुनौती देना चाहता है। दरअसल नासा कई अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल इस स्पेस स्टेशन पर 7 अंतरिक्ष यात्री मौजूद है।
मुजफ्फरनगर में मोरना क्षेत्र के गांव में जुड़वड़ कटिया में जय किसान आंदोलन की किसान पंचायत के मुख्य अतिथि योगेंद्र यादव ने कहा कि यह समय नस्ल और फसल बचाने का है। किसान अपने हक की आवाज को बुलंद करे। उन्होंने 5 सितंबर की किसान महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान आंदोलन को 9 माह हो गए हैं। सरकार के पेट से बहुत दर्द है। आंदोलन में कुछ ऐसा पैदा हुआ कि पिछले 75 सालों में किसान पहली बार जगाने से किसान में आत्मसम्मान जागृत हो चुका है। इस मौके पर बुजुर्ग किसानों ने मुख्य अतिथि की पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जलाया गया था। हमें मुजफ्फरनगर को दोबारा जोड़ेंगे, जिसके गवाह 5 सितंबर की महापंचायत बनेगी, जिसमें भाग लेने के लिए देश के किसान चल पड़े हैं। मनीष भारती ने कहा कि सामाजिक आधार की जानकारी ही आंदोलन को विश्व का सिरमौर बना देती है। प्रदेश अध्यक्ष मानवेंद्र वर्मा ने कहा कि लाभ हानि को न देखे, यह किसान ने हकों की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष अविक शाह ने कहा कि कंपनी राज व किसान की आमने सामने की लड़ाई है। संचालन पुष्पेंद्र कुमार और अध्यक्षा रामपाल सिंह ने की। मौके पर कर्नल जयवीर सिंह, अशोक चौधरी, ओपी छोटुन आदि ने विचार रखे। जिला अध्यक्ष कुलदीप शिव कुमार, दीपक आदि का सहयोग रहा। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन से घाटी में अलगाववादी मुहिम को और तगड़ा झटका लगा है। 3 दशक तक घाटी में अलगाववाद तथा हिंसा का बीज बोने वाले गिलानी को अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हिंसा न करवाने पर सीमा पार के आकाओं को नागवार लगाया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने उसके किनारा कर लिया और अंततः गिलानी को हुर्रियत छोड़नी पड़ी। पाकिस्तान के दरकिनार करने पर 27 साल बाद गिलानी ने जून 2020 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाता जोड़ लिया। पाकिस्तान को लगने लगा था कि अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई। इस वजह से वह धीरे धीरे गिलानी के सिर से हाथ उठाते गए। इसी बीच उनकी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुर्रियत प्रमुख का चुनाव किया जाना भी गिलानी को नागवार गुजारा था। 370 हटने के बाद पाकिस्तान को भरोसा था कि हुर्रियत घाटी को दोबारा हिंसा की आग में झोंकने में सफल रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न तो किसी अलगाववादी नेता ने किसी प्रकार के बंद का आह्वान किया, न पत्थरबाजी हुई, न ही पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। इस सबसे पाकिस्तान बुरी तरह हताश हुआ। इसके बाद वह गिलानी को नजरअंदाज करने लग गया। अपनी अहमियत कम होते देख गिलानी ने अपने को हुर्रियत से अलग कर लिया। दरअसल हुर्रियत की एक कॉल पर घाटी में बंद हो जाती है। हैदरपुरा स्थित आवास पर नजरबंदी के बाद भी गिलानी के नाम पर फतवे जारी होते हैं। 2016 में हिजबुल सरगना बुरहान वाली के मारे जाने के बाद घाटी में कई महीनों तक हिंसा का दौर चला। आरोप है कि अलगाववादी के इशारे पर ही सारा ताना बाना बुना जाता था। पहली बार छात्राओं को भी पत्थरबाजी में झोंका गया। भारत की प्राची यादव केनो स्प्रिंट में शानदार शुरुआत करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची, जबकि बैडमिंटन में सुहास हलवाई ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जर्मनी के खिलाड़ी को सीधे सेटों में मात दी। उनके अलावा तरुण टिल्लन भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रहे। वहीं ताइकान में अरुणा तंवर ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सर्बिया की खिलाड़ी को हराया, जबकि बैडमिंटन की महिला युगल स्पर्धा में पलक कोहली और पारुल परमार की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक का 9वां दिन भारतीय दृष्टिकोण से बेहद खास है। आज भारत के कई एथलीट्स अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौतियां पेश करेंगे। इन सभी एथलीटों से पदक जीतने की उम्मीद रहेगी। 9वें दिन भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, बैडमिंटन और शॉटपुट स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। बीता 8वां दिन भारत के लिए खास नहीं रहा। इस दिन ज्यादातर भारतीय एथलीटों ने निराश किया और कई भी खिलाड़ी पदक नहीं जीत सका। महिलाओं की मिश्रित बैडमिंटन स्पर्धा में भारत के हाथ निराशा लगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली और पारुल परमार को विश्व की दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की जोड़ी हुई और येंग ने सीधे ही एंटो में हरा दिया। चीन के खिलाड़ियों ने यह मुकाबला 2 से अपने नाम किया। अब भारतीय जोड़ी अपना अगला ग्रुप मैच 3 सितंबर को खेलेगी। निशानेबाजी की पी मिक्स्ड 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में राहुल जोखड़ ने 7वें स्थान पर है। अब इस स्पर्धा में रैपिड राउंड मुकाबले का इंतजार है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपनी अनुशंसा का पालन न करने या निर्देश को कमतर करने के लिए 42 मामलों का पता लगाया। इनमें सबसे ज्यादा 10 मामले रेलवे और इसके बाद 5 मामले कैनरा बैंक के हैं। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉलफ्लिक्स लिमिटेड और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 2 मामले हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, LIC सेंट्रल बोर्ड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक मामला ही आया है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ CVC के निवेदन का पालन करने की गंभीरता नहीं दिखाई। CVC ने पाया कि पिछले साल के दौरान उनके निर्देशों का ज्यादा उल्लंघन किया गया था। 2020 वार्षिक रिपोर्ट के मॉनसून सत्र के दौरान
संसद में पेश किया गया था और मंगलवार को इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इनमें कहा गया था कि आयोग की अनुशंसा का पालन न करना या फिर आयोग के साथ परामर्श न करना निगरानी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है और निगरानी प्रशासन की तटस्थता का कमजोर करता है। मुंबई के पालघर जिले में रहने वाले मछुआरों की किस्मत ने रातों रात करवट बदली और एक विशेष प्रकार की मछलियां पकड़कर वे करोड़पति बन गए। पालघर जिले के मुरबे गांव के मछुआरा चंद्रकांत तेरे अपने 8 सहयोगी के साथ मछली पकड़ने समुद्र में गए। 28 अगस्त की रात उनके जाल में 1-2 नहीं बल्कि 157 से गोल मछलियां फंसी। इस एक मछली की कीमत बाजार में 85,000 रुपए थी। चंद्रकांत की टीम से यूपी और बिहार से आए व्यापारियों ने ये मछलियां 1 करोड़ में खरीद ली। मछलियों की नीलामी पालघर में मुरबे में हुई। समुद्र में प्रषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसी कारण से वे विशेष मछलियां किनारे पर आसानी से नहीं मिलती। इन मछलियों के लिए मछुआरों को समुद्र के बेहद अंदर तक जाना होता है। सभी मछुआरे समुद्र के किनारे 20 से 25 नॉटिकल माइल अंदर वाधवान किए गए होते हैं। गोल मछली में कई औषधीय गुण होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया है। यह एक प्रकार की क्रॉकर मछली है। इसे सोने का दिल वाली मछली कहते हैं। इसका इस्तेमाल चिकित्सा इलाज, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए एक मछली की कीमत हजारों में होती है। इनकी थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर जैसे देशों में बहुत मांग है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के बीच पंजाब में बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यह खुलासा केंद्र द्वारा कराए गए सर्वे में हुआ। पंजाब में 30 दिन के आंकड़ों के अनुसार 9% की दर से बच्चों में संक्रमण की वृद्धि हुई और राज्य संक्रमण दर में शीर्ष है। 2 अगस्त से स्कूल खोलने के बाद बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले देखने को मिले। पंजाब में स्कूल खुलने के बाद अब तक 40 से अधिक विद्यार्थी संक्रमित मिल चुके। लुधियाना के एक स्कूल के कक्षा में 11 से 20 से अधिक विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद स्कूल को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। देश में विशेषज्ञ इन दिनों को कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के मध्य तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह विशेषज्ञ त्योहारी सीजन और स्कूल को पूरी तरह से खोले जाने को मान रहे हैं। पंजाब में भी 2 अगस्त के स्कूल खोले जा चुके हैं। ऐसे में स्कूल में बच्चों के संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। बच्चों का संक्रमण बचाने के लिए हाल ही में केंद्र द्वारा सर्वे कराया गया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों में बच्चे में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में जुलाई और अगस्त में बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले। पंजाब में बच्चों के संक्रमण की संख्या 9% का इजाफा हुआ। बच्चों में बढ़ती संक्रमण दर को लेकर पंजाब सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। राष्ट्रीय राजधानी में आज लगातार बारिश का तीसरा दिन है। कल बरसात ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। कई सालों बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना था। मूसलाधार बारिश के कारण सवेरे से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी जम गया और राजधानी दिन भर जाम से जूझती रही। बारिश फिर चल रही है। दिल्ली में 2 दिन के रुक रुक कर हो रही बारिश 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 24 घंटों में 112 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह 19 साल में एक दिन में सबसे अधिक वर्षा हुई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री और न्यूनतम सामान्य से 3 डिग्री तक लुढ़क गया। आज भी सवेरे से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश शुरू है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 2 व 3 सितंबर के लिए भी बारिश को येलो अलर्ट जारी किया। 3 व 4 सितंबर को भी बारिश की संभावना है। 4 सितंबर के बाद तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। 7 सितंबर तक तापमान 36 डिग्री तक चढ़ जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। My life, my Lyra.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आन के लिए हत्या के मामलों को जल्द निपटारा करने के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी सेशन जज व डीजीपी को आदेश दिया कि केसों की जांच 3 माह में पूरी हो तथा ट्रायल का निपटारा करने में 6 माह से ज्यादा समय न लगे। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही गवाहों को बुलाने के लिए सख्ती करनी पड़े या रोज सुनवाई करनी पड़े, परंतु ट्रायल को लटकने न दिया जाए। आन के लिए हत्या बढ़ते मामलों को लेकर संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने अधीन वाले सभी सेशन जजों को आदेश दिया इन मामलों का जल्दी निपटारा करने के लिए एक विशेष अदालतों में सुनवाई होनी चाहिए। जिन अदालतों को तो यह केस सौंपे गए उन्हें हिदायत भी दी जाए कि उनका ट्रायल 6 माह के भीतर निपटाना है। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश केवल नए मामलों पर नहीं बल्कि पहले से लंबित मामलों पर लागू किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने विषय को गंभीर मानते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के गृह सचिव, वित्त सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव की कमेटी 1 माह के भीतर गठित करने का आदेश दिया। कमेटी को 3 माह में अपनी सिफारिशें देनी होंगी। कमेटी रिपोर्ट देते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इन्हें तैयार करेगी। रिपोर्ट को आधार बनाकर नीतिगत कार्यवाही की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में ईरान की तर्ज पर शासन व्यवस्था की योजना तैयार की जा रही है। तालिबान के सबसे बड़े नेता हिब्बुल्लाह को सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। इस बारे में गुरुवार 2 सितंबर को तस्वीर साफ हो सकती है। माना जा रहा है कि इसी दिन नई सरकार के गठन से संबंधित अहम ऐलान किया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इनमें कहा गया है कि अखुंदाजा को सुप्रीम लीडर बनाने की एक राय बन चुकी है और इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। यह पूरी तरह से इस्लामिक सरकार होगी। सरकार गठन को लेकर कंधार में चल रही बैठकों की अध्यक्षता खुद कर रहा है। तालिबान के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर को अफगानिस्तान में जॉइम या रहबर कहा जाएगा। मोटे तौर पर माना जा सकता है कि सुप्रीम लीडर का फैसला ही आखिरी होगा। यही व्यवस्था शिया बहुत देश ईरान में भी है। वहाँ आयतुल्लाह सामने ही सुप्रीम लीडर है, शूरा काउंसिल है और इसके बाद संसद और राष्ट्रपति सीधा जनता चुनती है। गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सिंगल बेंच की अध्यक्षता करते हुए यह भी कहा कि गायों को मालिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को सांसद एक विधेयक पारित करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। संसद भी जो कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल करे। जीवन का अधिकार मानने, अधिकार के ऊपर गौमांस खाने और अधिकार को कभी मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू गाय को महत्व समझ चुके हैं। मुसलमानों ने भी गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ गौशालाओं में गायों की भूख और बीमारी से मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्मों को लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, लेकिन उनकी सोच एक ही है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय में बड़ा फेरबदल अब तक नहीं हो सका। विभाग ने प्यून से लेकर सीएमओ के तबादले कर दिए, लेकिन डेप्यूटेशन के बहाने सालों से जमे अफसर कर्मचारियों को वापस उनके मूल विभाग में लौटाने का आदेश जारी नहीं किया। लिस्ट जारी नहीं होने से और उसमें नामों की छटनी होने से नागरिक प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह नाराज है। बताया जाता है कि लिस्ट से करीब 200 नाम कम हो गए। 31 अगस्त की रात तक नगरीय प्रशासन विभाग ने तबादलों का दौर जारी किया। एक के बाद एक 7 ट्रांसफर लिस्ट निकली। इनमें से कुल 217 अधिकारी कर्मचारियों के नाम थे। इनमें सीएमओ, सफाई संरक्षण, चौकीदार, प्यून तक शामिल है। इसके साथ डेप्यूटेशन पर जमे अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट के आने का भी इंतजार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि डेप्यूटेशन पर जमे अफसर कर्मचारियों को वापस लौटाने में रोक आड़े नहीं आएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि डेप्यूटेशन पर आए कर्मचारियों को वापस लौटे की जल्द लिस्ट जारी होगी। भोपाल नगर निगम में अनेक अधिकारी कर्मचारी अन्य विभाग के हैं, जिन्हें हटाने के लिए पिछले साल प्रशासक कियावत कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजने का आदेश जारी किया था। भारत को लीड्स में एक पारी और 76 रनों से हराकर इंग्लैंड ने न सिर्फ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जोरदार वापसी की, बल्कि सीरीज को 1-1 की बराबरी पर भी ला खड़ा कर दिया। दोनों टीमों के बीच अब चौथा टेस्ट 2 सितंबर से कैंटीन में ओवल में खेला जाएगा। मौजूदा टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को मध्यक्रम ने अभी तक सभी को निराश किया। कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और विकेट कीपर ऋषभ पंत का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है।
वैसे रन तो चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से भी कुछ खास नहीं निकले। हालांकि तीसरे टेस्ट मैच में पुजारा ने रनों की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी का संकेत दिया। अब तीनों टेस्ट में पुजारा, विराट, रहाणे और पंत के रनों के आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि भारतीय मध्यक्रम कितनी खराब फॉर्म से जूझ रहा है। भारतीय टीम को अगर सीरीज में वापसी करनी है तो मध्यम क्रम के बल्लेबाजों को बेहतर खेलना होगा। भले ही अभी तक विराट कोहली का बल्ला मौजूदा सीरीज में शांत नजर आया हो, लेकिन ओवल टेस्ट में विराट के पास एक नई उपलब्धि हासिल करने का शानदार मौका था। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।